हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेट आईएएस में। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और हम लोग इस आज के सेशन में पढ़ेंगे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इसका एक्चुअली इंट्रोडक्शन क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक के ख़त्म होता है। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है 2500 से स्टार्ट हो करके 1500 BC तक ये चलता है, लगभग 1000 ईयर्स का ये जो सिविलाइजेशन है। हम लोग पढ़ रहे थे कि जो कल्चर होता है वो हमेशा बरकरार रहता है, उसमें 1000 सालों में 1% चेंज होता है। लेकिन जो सिविलाइजेशन है या जो ट्रेडिशन है या फिर कस्टम्स हैं, ये आते जाते रहते हैं किसी भी समाज में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी देश में, किसी भी काल में। तो ये समझने वाली बात यह है कि कल्चर एक बहुत बड़ा स्फेयर है, बहुत बड़ा, और उसके अंदर छोटे छोटे आपको ट्रेडिशन, कस्टम्स या फिर सिविलाइजेशन आते जाएगा। तो पूरे वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखें तो जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था या हड़प्पन सिविलाइजेशन था, उस समय के तत्कालीन जितने भी जो सभ्यताएँ थी, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो या मिस्र की सभ्यता हो या फिर आपको जो चाइनीज अभी जस्ट अर्ली एज में थी, चाइनीज जो सिविलाइजेशन थी वो, तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि तीनों जो सभ्यताएं थी या चारों सभ्यताएं थी, इन तीनों चारों सभ्यताओं में सबसे ज़्यादा एडवांस्ड हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सभ्यता थी वो। इसका एक ही कारण है क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो आपको जो पके हुए ईंट हैं, जो बर्न्ट ब्रिक्स है, उस टेक्नोलॉजी को भी विकसित कर चुके थे और उसका इस्तेमाल करते थे। और उनका जो साइज होता था वो एक स्टैंडर्ड साइज होता था, और उस स्टैंडर्ड साइज के लिए ही, क्योंकि कहीं से भी अगर खुदाई करने के बाद, एक्सकेवेशन के बाद जो भी जहाँ से भी ब्रिक्स मिले हैं, उनका साइज सेम साइज का रहा है लगभग। तो ये एक, और सब मेसोपोटामिया में देखेंगे या फिर मिस्र में देखेंगे तो वहाँ बेक्ड ब्रिक्स मिलेंगे मेसोपोटामिया में, ठीक है। और मिस्र में आपको मिलेंगे वो सन ड्राइड, क्योंकि जो मिस्र का जो पिरामिड है वो सन ड्राइड ब्रिक्स से मिलकर बने, यानी धूप में सुखाए हुए जो ईंटों का प्रयोग वहाँ किया गया है। तो ये हमारा यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें भी बहुत सारा जो कोर कंसेप्ट है वो देखते चल रहे थे हम लोग कि आखिर क्या क्या था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे थीम्स हैं, आपको थीम्स कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं, थीम्स कह सकते हैं, नेचर कह सकते हैं, या जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कहिए उसको, कैरेक्टरिस्टिक ही कहेंगे, विशेषताएं कहेंगे, जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। जैसे सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है टाउन प्लानिंग या फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले टाउन प्लानिंग और फिर उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि टाउन प्लानिंग अगर था तो उसका क्या कैरेक्टराइजेशन था, उसकी क्या विशेषता थी कि इसको टाउन प्लानिंग कहा जाता है। क्या इस सभ्यता के पहले भारत में कोई ऐसी सभ्यता विकसित हुई थी या नहीं हुई थी। तो अभी तक के जो ज्ञात है, जो नोन फैक्ट्स है, उससे पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अभी तक का नोन जो है, फर्दर कोई नहीं जानता। अभी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उनका एक्सकेवेशन होते रहता है, खोज होते रहती है, लेकिन अनटिल और अनलेस जब तक इसके बदले में कोई दूसरा आ नहीं जाता है, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं प्राप्त होती है, तब तक यही मान के चलना है कि जो इतिहास है वो यहाँ से, जो इंडिया का एक्चुअल रियल इतिहास है वो चालू होता है। और फिर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे कि अभी तक नियोलिथिक के बाद का जो पीरियड है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसमें मनुष्य अपने बुद्धि, ब्रेन का यूटिलाइजेशन करके जो नए नए तकनीक, एडवांस टेक्निक्स का इस्तेमाल करने लगता है। इस एज को ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। तो इन सारी चीज़ों के फिर फर्दर हम लोग डिटेल्ड में सबका अध्ययन करते हैं एक एक करके, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास। मुझे लगता है केवल मुझे ही नहीं, या जितने भी जो थोड़ा सा सामान्य सहज बुद्धि का प्रयोग करने वाले जो लोग होंगे, उनको ज़रूर ये पता होना चाहिए कि इतिहास या जो हिस्ट्री है, जो लिखा गया है, उसके साथ कभी जस्टिस हुआ ही नहीं है। क्योंकि जो इतिहास हम लोग पढ़ते हैं और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो फैक्ट है, डाटा है, वो हमारे सामने जब मिलता है तो वो दूसरा हो जाता है।
पढ़ने में जो साहित्यिक स्रोत है उसमें घाल मेल हो सकता है, लेकिन जब साहित्यिक स्रोत को पुरातात्विक स्रोत से, जब जितने भी जो लिटरेरी सोर्सेज है उसको जब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से मैचअप करके जब प्रूफ निकाला जाता है कार्बन डेटिंग के थ्रू या जो भी मेथोडोलॉजी है उसके थ्रू, तब हमें जो एक्चुअल इतिहास है, जो रियल इतिहास है उसका पता चल पाता है। तो हम लोग फर्दर देखेंगे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पीरियड है, यहाँ कौन कौन सी जो कल्चर है, एक कल्चर कैसा डेवलप हो रहा है, उसके अंदर कौन कौन से ट्रेडिशंस आ रहे हैं, कस्टम्स आ रहे हैं, और ये जो सिविलाइजेशन है, ये सिविलाइजेशन 1520 से आते आते ख़त्म हो जाती है। तो क्या हमारा पूरा जो मानव इतिहास का कल्चर है, कल्चर भी ख़त्म हो जाता है? नहीं, कल्चर कभी ख़त्म नहीं होता है, उसमें थोड़ी चीज़ें चेंज हो सकती है, बदल सकती है, लेकिन वो ख़त्म कभी नहीं होता है। जैसे हमारा जो मेमोरी है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, बल्कि चेंज हो जाएगा, कुछ इसमें बदलाव आ जाएंगे, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक बदलते जा रहा है। अभी जो पीछे बैकग्राउंड में आप लोग देख रहे हैं कि ये जो सिटाडेल है, सिटाडेल मतलब जो अपर टाउन जिसको कह सकते हैं, और उसके फिर 2 भागों में बटा हुआ था, अपर टाउन एंड लोअर टाउन। अपर टाउन को यानी ऊपर वाले भाग को सिटाडेल कहा जाता था, और माना जाता था कि यहाँ जो उस समय के जो रूलिंग क्लास थे, यानी जो जिनका दबदबा था उस सोसाइटी पे, उस समाज पे, वो रहा करते थे। क्योंकि ये पूरा जो एरिया है पूरा फोर्टिफाइड एरिया है, देख सकते हैं कि किलेबंदी की हुई है, और क्यों ऐसे बहुत सारे साइट्स आपको जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है या हड़प्पन सिविलाइजेशन वहाँ मिल जाते हैं, जो सिटाडेल का एग्जांपल्स है। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है इस चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि देखते हैं कि जो घर वहाँ बने होते हैं वो 1 लेयर 2 लेयर तक पहुँच जाते हैं। आपको सेकेंड स्टोरी भी कह सकते हैं। वहाँ सेकेंड स्टोरी करने का मतलब कि वहाँ फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर तक भी बना हुआ चीज़ें मिल जाती हैं हमें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, बात हम लोग कर रहे थे कि जो इतिहास है, इतिहास को फैक्ट से, लॉजिक से जब समझेंगे तब ट्रुथ निकल के सामने आएगा। तो चलिए देखते हैं कि अभी तक जो सोसाइटी है, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन आते आते हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा डिवीज़न जो अपर लोअर का होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो डोमिनेंट क्लास था वो अपने लिए थोड़ा ज़्यादा चीज़ें रखा करता था, और जो लेबरर्स थे, वर्किंग पीपुल थे, उनको जो सामान्य जनमानस थे उनके साथ वो लोग रहा करते थे। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि थोड़ा सा डिस्टिंक्शन हमें समझ में आ जाती है। और फिर फर्दर हम लोग पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे थीम्स है, जैसे टाउन प्लानिंग या स्ट्रक्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन हो गया। एग्रीकल्चर में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से जो खाद्यान्न थे उनका उत्पादन कर रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, और कहाँ कहाँ से हमें जो साक्ष्य मिले हैं, जो प्रूफ्स हैं कहाँ कहाँ से मिले हैं। उसके बाद डोमेस्टिकेशन है, डोमेस्टिकेशन का क्या उनका ये था, रोल था, वो कौन कौन से जानवर से परिचित थे उस समय। उसके बाद उनके टेक्नोलॉजी क्या थी, उनके क्राफ्ट्स के थे, हैंडीक्राफ्ट मतलब छोटे छोटे जो खिलौने बने होते थे, या जो मूर्तियाँ बनी होती थी, या स्टैचूज बने होते थे, या फिर टेराकोटाज बने जो कलाकृतियाँ बनी होती थी, उनमें उनका क्या था। उनका ट्रेड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उनका किन किन देशों से जो व्यापारिक संबंध था, या भारत में जो भी व्यापार, या नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट, इंडियन सब कंटिनेंट एक्चुअली कहना चाहिए उस समय के हिसाब से, उस समय उनका किन किन लोगों के साथ व्यापार, या जो भी व्यापार था किन किन चीज़ों का व्यापार चल रहा था, यानी उनकी जो वाणिज्यिक स्थिति यानी जो कमर्शियल स्थिति कैसी थी, उनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, उनका सोशल स्टेटस कैसा था, वो किन सोसाइटी में रहा करते थे, और किन रिलीजन को प्रैक्टिस किया करते थे, रिलीजन का कंसेप्ट उस समय आया था या बाद में आया है, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है। उस समय क्या कोई जो डिटीज है, देवी हैं, देवता हैं, भगवान हैं, क्या ऐसा कोई कंसेप्ट था। और फिर जो भी उस समय जितने भी जो हमें आर्कियोलॉजिकल फैक्ट मिले हैं, खास करके अगर पीपल का जो वाला जो साइन मिला है, उस समय कौन सा लैंग्वेज चलता था, क्या उस लैंग्वेज को हम लोग डिसिफर कर पाए हैं। अभी तक इतिहासकार बताते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो भाषा थी, जो लैंग्वेज थी, उस लैंग्वेज को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। अब ये समझिए कि जब भाषा ही नहीं पढ़ा गया है तो उस समय के, उस काल खंड के बारे में हम लोग केवल अनुमान लगा सकते हैं, वो आर्कियोलॉजिकल फैक्ट के आधार पे, ठीक है। लेकिन उनका जो पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज है कि वो पिक्चर बने होते हैं, एक अरेंज्ड वे में चलते हैं, उन सारी चीज़ों को एक एक करके हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। इसमें और भी बहुत सारे आपको कि वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, खास करके धौलावीरा का, लोथल का जो डॉकयार्ड है वहाँ देखेंगे हम लोग, और धौलावीरा का जो स्थान है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट बन जाता है, खास करके ड्रेनेज सिस्टम के लिए अगर देखा जाए तो। अभी उससे कंपेयर करेंगे कि अभी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो आखिर क्या उस चीज़ को, उस टेक्नोलॉजी को, उस सभ्यता को मैचअप कर पा रहा है या नहीं, क्योंकि वो सब नदियों के किनारे बसे हुए जो शहर हैं,
जो साइट थे सारे साइट लगभग नदियों के किनारे हैं। अभी भी बहुत सारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे ज़रूर बसे हुए मिल जाएंगे, या फिर जो सी है या ओशन है उसके किनारे बसे हुए आपको मिल जाएंगे। तो उस समय का जो टेक्नोलॉजी कैसा था और अभी का क्या है, दोनों में कंपेयर करेंगे हम लोग, देखेंगे, तब हमें जो चीज़ें है धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि जो भी चीज़ें हम बोलते चलेंगे, जो भी चीज़ें बताते चलेंगे या जो बोर्ड वर्क करते चलेंगे उसको आप लोग नोट करते चलेंगे। तो सबसे पहली जो पहला थीम हम लोग लिखेंगे वो है टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर, यानी वहाँ की जो टाउन प्लानिंग कैसे थी, खास करके हड़प्पा या और मोहनजोदड़ो का अगर देखा जाएगा। टाउन प्लानिंग में यही था कि वहाँ के जो टाउन्स थे 2 भागों में बटे हुए थे। पहला हम लोग देख सकते हैं कि ये सिटाडेल है, यानी जो अपर टाउन है वो सिटाडेल है, और इसके नीचे वाले जो पोर्शन जितने भी हम लोग देख सकते हैं कि ये लोअर टाउन है। देख रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा लोअर टाउन है, ये अपर टाउन है, और ये फोर्टिफाइड है, ये फोर्ट बनाया हुआ है, यानी चारों तरफ से इसको किलेबंदी किया हुआ है। यहाँ जो रूलिंग क्लास है उस समय के जो रूलिंग क्लास रहे होंगे, जिनके पास जो दबदबा होगा अपने समाज के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, वो लोग यहाँ रहा करते थे। बाकी जो लोग हैं वो अपना ये जो लोअर टाउन्स हैं, इन लोअर टाउन्स में रहने का व्यवस्था उनका किया गया था। और इसमें हम लोग देखेंगे कि जितने भी जो सिटाडेल या एक्रोपोलिस जिसको कह सकते हैं वो रूलिंग क्लास के लिए था। लोअर टाउन में जो बने हुए चीज़ें थी, इसमें देख सकते हैं कि ये जो बड़े बड़े पत्थरों के बने हुए हैं, और जो लोअर टाउन्स में मिलेंगे वो ब्रिक के बने हुए मिल जाएंगे। ब्रिक मतलब जो ईंटों का बना हुआ जो घर होगा वो घर मिल जाएगा, और उस घर के अंदर ही सारी सुविधाएँ जो अभी है हमारे यहाँ उस समय भी अवेलेबल लगभग वो था। इतना एडवांस नहीं कहेंगे क्योंकि ये लगभग 2500 सालों का, 3500 सालों का जो समय है ये जो बीत रहा है, इस हिसाब से अगर देखेंगे तो उस समय वो बहुत एडवांस था अपने ज़माने में। इसीलिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहा जाता है। जो घर बने होते थे वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बने, अंदर आपको कुएँ भी मिल जाएंगे ताकि वहाँ से पानी निकाला जा सके, या फिर जो टॉयलेट्स की व्यवस्था है, डस्टबिन की व्यवस्था है, वो ड्रेनेज की व्यवस्था इतनी अच्छी, जो नली बनाए गए हैं या जो घर के कॉर्नर से जो एक पानी निकलता है फिर जाकर ड्रेनेज में गिरता है और वहाँ से फिर वो बहते हुए चला जाता है। यानी ये जो सिस्टमेटिक तरीके से जो भी चीज़ें वहाँ की जा रही हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से की गई हो। अब जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि ग्रेट बाथ इन मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में जो ग्रेट बाथ मिला है, यानी जो विशाल स्नानागार मिला है, वो ब्रिक वर्क का अगर देखा जाए कि ईंटों का वहाँ कितने अच्छे तरीके से बढ़िया काम वहाँ किया गया हो। जैसे देख सकते हैं यह मोहनजोदड़ो का कि ये जितने भी जो ईंटे से बारीकी ये स्नानागार बनाया गया है। ये स्नानागार आखिर कौन से लोग यहाँ जाके स्नान करते थे, और क्या ऐसा जो स्ट्रक्चर है अभी देखने को भारत में मिलता है या नहीं मिलता है। ये जितना स्ट्रक्चर अगर देख रहे हैं हम लोग को, तो क्या इसका सेम स्ट्रक्चर लगभग क्या नालंदा का भी ऐसा ही है, तक्षशिला का भी ऐसा ही है। उस समय के जितने भी जो सिटीज़ डेवलप हुए थे उसका प्रभाव, उस कल्चर का प्रभाव क्या अभी देखने को प्रेजेंट टाइम में मिलता है कि नहीं मिलता है। यही इसीलिए बोला जाता है कि जो कल्चर है वो कल्चर ख़त्म नहीं होता है, जो सिविलाइजेशन है वो आएंगी जाएंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये जो ब्रिक वर्क किया हुआ है ये बेहतरीन एग्जाम्पल है, आपको मोहनजोदड़ो में देखने को मिल जाएगा। और ये जो बात जो टैंक है एक इनके लिए बनाया गया है, कौन यहाँ जाके स्नान करते थे या कोई रिचुअल्स करते थे, या फिर आखिर पर्पस क्या था इसका। इनकी सामाजिक, आर्थिक या फिर राजनीतिक, धार्मिक अगर देखा जाएगा तो कौन से लोग जो है इसका लाभ उस समय उठाया करते थे या यहाँ रहा करते थे। तो हिस्टोरियंस पे इस पे मतभेद है, क्योंकि उस समय तक भी भाषा ही अगर हमको पता ही नहीं है, कि हम पढ़ा ही नहीं गया है, तो जो भी चीज़ें लिखी गई है उसको एक अनुमान के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। लेकिन जब सिमिलैरिटीज़ देखा जाएगा एक कल्चर का दूसरे कल्चर से, ये पर्टिकुलरली जब हम लोग आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे उस समय इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। अभी थोड़ा एक जो थीम्स है, जो कथा वस्तु है पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उस पर हम लोग पढ़ते जाएँ इसको। ठीक है, तो जो भी रिचुअल्स होता था, रिचुअल्स लोग अपने जाते थे, स्नान किया करते थे। खास करके माना जाता है कि जो उस समय के पृष्ठ क्लास के जो लोग थे वो इसमें जाया करते थे या स्नान किया करते थे, या जो अपना जो रिचुअल्स वो किया करते थे। ये कितना सही है इसको लॉजिक पे हम लोग फिर अपना ढालेंगे, फिर समझ में आएगा कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कि जब घर बने हुए हैं, तो जब घर स्नानागार बना हुआ है तो भाई उसके लिए चेंजिंग रूम भी चाहिए, तो चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था थी उस समय। ठीक है, कि चेंजिंग रूम बने होते थे कि लोग जाएं अपना जो भी कपड़ा पहन रहे हों वो पहने या फिर चेंज कर लें।
अच्छा, एक एग्जांपल देखेंगे कि जब पांडिचेरी अगर बहुत अच्छा सुंदर जगह है, आप लोग को कभी मौका मिले तो ज़रूर घूमने आइए। पांडिचेरी में जाने पर वो पूरा बीच है, खुला हुआ बीच है और बहुत ही सुंदर जगह है। और उसके जस्ट किनारे, थोड़ा सा ही किनारे में कोई अगर स्नान करके आता है, खेल कूद के आता है बीच पर से अपना, या सनबाथ करके आता है, तो फिर वो आके अपना इधर बनाया हुआ उनका जो है चेंजिंग रूम है, या फिर अलग से एक जो अभी जिस पानी का उपयोग करते हैं नहाने के लिए, वैसा भी चीज़ें बनाए हुए कि आइए फिर वहाँ से अपना अगर कुछ कपड़ा चेंज करना चाह रहे हों, बदलना चाह रहे हों, या फिर नहाना चाह रहे हैं, तो फिर यहाँ भी आके जो स्नानगार बना हुआ है वहाँ भी आके अपना अच्छे से नहा सकते हैं। तो ये चीज़ें, जो कंसेप्ट है, ये जो कल्चर है, वो उस समय का ही कल्चर चला आ रहा है। क्योंकि वो जो कंसेप्ट है जो हमारे पूर्वज रहे हैं, कहीं ना कहीं उस जितनी भी उनके पास जानकारियाँ थी, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाता है, न चाहते हुए, क्योंकि ये जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये था कि चेंजिंग रूम भी बना हुआ था। अब जो पानी निकासी का किसी घर में अगर देखेंगे तो घर में से पानी निकासी का भी आपका कहीं ना कहीं से, मान लीजिए कि अगर एक कॉर्नर है तो इस कॉर्नर में कहीं ना कहीं से आपको ड्रेनेज बना हुआ है जो जाके जो गलियों के जो मेन ड्रेनेज में मिलता है और वहाँ से पूरा पानी निकासी हो जाता है। ये देख सकते हैं कि ये जो अन्नागार है, खास करके जो ग्रेनरीज मिले हैं, कि जहाँ लोग जा करके अभी जिसको हम लोग अभी गोडाउन कह सकते हैं, खास करके FCI का गोडाउन, तो उस टाइप का तो नहीं, लेकिन बड़ा जैसे कोल्ड स्टोरेज टाइप का होता है अभी, कि ताकि जो फसलें हैं, जो क्रॉप्स हैं, या जो आलू प्याज रखा जाता है, या और भी कोई बहुत सारी चीज़ें, खाद्यान्न जो रखा जाता है ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो पाए। तो ये जो ग्रेनरीज रखा गया था एक इम्पोर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है वहाँ के हिसाब से। अगर इसमें हम लोग टाउन प्लानिंग की बात करें या स्ट्रक्चर की बात करें तब, तो ये जो बिल्डिंग बने हुए थे ये आपको स्क्वायर यानी रेक्टेंगल या फिर ईंटों का आपको मिल जाएगा, कि ईंटों का जो मेजरमेंट है 11.88 इंटू 7.01, और इसकी जो गहराई होती थी 2.43 होती थी। ईंटों का देख लेंगे तो 11.88 इंटू 7.01 इंटू 2.43, ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट था जो ईंटें थे उस समय के उसका। और ये जो मेजरमेंट है ईंटों का, जो स्टैंडर्ड साइज और शेप है, ये पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का जहाँ से भी ईंटें मिले हैं वहाँ का सेम साइज और शेप का मिला हुआ। इसका मतलब ये है, लेकिन जैसे मेसोपोटामिया या फिर मिस्र की हम लोग देखेंगे तो वहाँ के जो है वो बड़े छोटे टेढ़े मेढ़े मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ का जो साइज़ है वो बहुत ही स्टैंडर्ड साइज है। ठीक है, तो घरों के जो कॉर्नर से वहाँ से अभी भी हमारे घरों में जो बनता है कि भाई इसको घर को अगर धोना पड़े तो अगर पानी डाले तो किसी एक कॉर्नर से बाकी दूसरे कॉर्नर में चले जाए और वहाँ से पानी निकासी का नालियों के थ्रू निकाल के हम लोग बाहर गिरा देते हैं, जो मेन ड्रेनेज होता है उसमें पानी चला जाता है। तो ये सारी जो कंसेप्ट हमारा वहाँ से चला आया है, और ये सारी व्यवस्थाएँ उस समय भी थी, तब हम लोग समझ सकते हैं कि वो सभ्यता कितनी एडवांस थी। ठीक है, अब जैसे ये लोथल का जो डॉकयार्ड देख सकते हैं, ये जो ईंट मिली है इसका जो स्टैंडर्ड साइज है आपका 11.88 इंटू 7.01 इंटू 2.43, ये आपका स्टैंडर्ड साइज मिला है उस समय का। तो आप समझ सकते हैं कि उनका गणित कितना तगड़ा था, कि सारी जो भी सांचा बनाते थे, जो भी सैंपल बनाने वाला, जो सांचा बनाने वाला जो नमूना होता है वो बेहतरीन तरीके से बनाया गया होता है, कि पूरे सिविलाइजेशन में, पूरे इंडस वैली या हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक ही प्रकार के मिलते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि जो स्नानागार था, इस स्नानागार में आखिर इसको किसके लिए, प्राइमरी रिचुअल्स बाथिंग के लिए या फिर जो रिलीजियस सेरेमनी उस समय इंडिया में जो हुआ करता था, ये टाइम के साथ जितने भी जो कर्म कांड हैं, जो रिचुअल्स हैं या कस्टम्स हैं, वो चेंज होते रहते हैं। बोले ना कि कल्चर चेंज नहीं होगा, जितने भी ट्रेडिशंस आएंगे, कस्टम्स आएंगे, ये 500,000 सालों में लोग आत्मसात कर पाते हैं। बहुत सारा बातचीत तो हो पाएगा, अगर इसमें हम लोग जाएंगे तो थोड़ा सा ट्रैक से उधर चले जाएंगे, इसीलिए। तो ये फिर जो ग्रेनरीज मिला है, ग्रेनरीज का भी एक स्टैंडर्ड साइज मिला है कि 45.71 इंटू 15.23, ये इनका स्टैंडर्ड साइज है। इतने मीटर की जो ग्रेनरीज यानी जो अन्नागार जिनको कहा जाता है हिंदी में, वो सारी चीज़ें उस समय अवेलेबल थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको हड़प्पा में मिल जाएगी, या और भी जो साइट्स हैं उन सारे साइट्स में ये
ये तो मोहनजोदड़ो का है, ये आपको हड़प्पा में मिल जाएगा, या ऐसे और भी अन्नागार जो है और भी साइट्स में मिल जाएगा। खास करके जब रंगपुर देखेंगे हम लोग, बनावली देखेंगे, तो ये एक चार्ट ही हमें बनाना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें खाने पीने की चीज़ें हैं या कोई भी जो स्थान है वो कहाँ से रिलेटेड है। मान लीजिए कि जो डॉकयार्ड था तो कहाँ था, डेफिनेटली इसको हम लोग आराम से कर सकते हैं कि लोथल में स्थित था। उसके बाद जो ड्रेनेज सिस्टम है, सबसे एडवांस ड्रेनेज सिस्टम का अगर कहीं भी एग्जांपल आता है तो वो धौलावीरा का मिलेगा। और भी ऐसे चीज़ें हमें रिलेट करके उस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, ताकि ये जो जितने भी जो फैक्ट है फैक्ट को हम लोग डाइजेस्ट कर सकें, उसको आराम से अच्छे से याद कर सकें। ठीक है। हम लोग देख चुके हैं कि जो सिटाडेल था, सिटाडेल जो रूलिंग क्लास थे या जो हाउस बना हुआ था उस पर जो संप्रांत लोग रहा करते थे, उसके नीचे जितने भी जो टाउनशिप था, उन जो लोअर टाउन में वो सारे जो वर्किंग क्लास के जो लोग थे या जो आम जनमानस जिनको बोला जाता है, उनके रहने के लिए स्थान। ठीक है। ये देख सकते हैं कि ये जो लोथल है कितना बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ है, सारी चीज़ें हैं। फिर ये जो हड़प्पन ग्रेनरीज है, यहाँ भी जो भी एविडेंस जो प्राप्त हुआ, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्राप्त हुआ, उसके आधार पे हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, कि ये बहुत ही उन्नत किस्म के, बहुत ही एडवांस किस्म। अभी भी आप लोग जो भी हम लोग धान या गेहूं का इस्तेमाल अगर करते हैं, तो धान से चावल बनाने के क्रम में, खास करके गांव देहातों में जाने में, अभी राइस मिल होता है। राइस मिल के अगल बगल बड़े बड़े खलिहान बने होते हैं। वहाँ लोग क्या करते हैं, अपना धान जाके बेचते हैं और वहाँ वो लोग धान को बॉयल करते हैं, जो बॉयलर मशीन होता है, फिर उसको धूप में सुखाते हैं। जब धूप में सूख जाता है फिर उसको कुटने का कोशिश करते हैं और फिर उससे वो चावल बनाने का प्रयास करते हैं, चावल बनाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत पहले से ही चीज़ें चली आ रही है। ठीक है। और एक चीज़ और हम लोग ध्यान रखेंगे कि अभी वीट का जिसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वीट का उत्पादन आपको न्यूलिथिक एज में ही धीरे धीरे करके, जो नवपाषाण युग है वहाँ धीरे धीरे उसका उत्पादन उतना व्यापक स्तर पे नहीं कह सकते हैं, व्यापक स्तर इन द सेंस की वो सरप्लस नहीं होता था, लेकिन फिर भी अच्छा खासा लोग उसका उत्पादन कर लेते थे। बाद के पीरियड में जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसका जो है वो फूड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे हमें एविडेंस प्राप्त हो जाते हैं। और ये जितने भी जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, जैसे हम लोग अगर देखेंगे जितने भी जो स्ट्रक्चर्स आपको बने हुए हैं, अब देख सकते हैं कि ये जैसे ये अंगीठी है, आग है, एक ऐसे माने जो चूल्हे हैं, चूल्हे के अंदर में आटे को गूंथ करके सटा दिए और धीरे धीरे करके उसके गर्माहट से वो धीरे धीरे करके वो बन जाएगा और वो बहुत टेस्टी लगता है। अभी भी हमारे यहाँ गांव देहातों में जो लिट्टी बनता है, जो आटे का बनाया उसके अंदर हल्का फुल्का सत्तू जो है भर के, वो बनाने के बाद खास करके उसको जब आग पे पकाते हैं, यानी जो गोईठा वाला आग है उस पर पकाते हैं, तो उसका टेस्ट ही कुछ और होता है। ठीक है। तो वो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये जितने भी जो है जैसे लेंटिन्स है, यानी जितने भी जो दाल है, अरहर हो गया या फिर चना हो गया या फिर मसूर का जो दाल उस समय होता था, तो या फिर अभी भी होता है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमें मिल जाते हैं। और ये आपको जैसे ASI का है कि ऐसे जो स्ट्रक्चर्स जितने भी जो चीज़ें मिली हैं, खास करके उनका टॉयलेट भी हुआ करता था। आप ये समझ सकते हैं कि उस समय की स्थिति कितनी अच्छी थी। ठीक है। अभी लोग 3500 साल के बाद कहना पड़ रहा है कि सब लोग टॉयलेट लगा लें अपने घरों में, हैं, ताकि बाहर ओपन में जाके डिफेकेट ना कर पाए। तो ये सारी चीज़ें उस समय के लोग बहुत पहले ही सोच चुके थे। तो वो सारी जो कंसेप्ट है अभी भी प्रिवेल कर रहा है, वो आउटडेटेड अभी नहीं हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग फिर देखेंगे। ये इनका जो घर है और जो गली है वो ग्रेडिंग सिस्टम हुआ करता था। ग्रेडिंग सिस्टम कहने का मतलब कि एक आप देख सकते हैं कि जैसे ये है ना 90 डिग्री पे कटा होना। ठीक है। कि एक और जितने भी, ये कहाँ से आ गया, ठीक है, दूसरा वाला देखते हैं। यानी उनके जो रास्ते थे, उनका जो घर था बैक साइड में भी खुला होता था,
जो मेन टाउन से हट के जो मेन गली है वो बैक साइड में अभी भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी कि सामने भी दरवाज़ा होता है, मेन दरवाज़ा भी होता है और बैक साइड में भी दरवाज़ा होता है। ठीक है, उनका जो रोड जो एक दूसरे को जब क्रॉस करता है तो वो 90 डिग्री पे क्रॉस करता है, उसको ग्रेडिंग सिस्टम बोला जाता है कि एकदम बजाते अच्छे तरीके से। और फिर रास्ते के नीचे वो ड्रेनेज बने हुए हैं, बगल में जो आपको ईंट अच्छे तरीके से बिछा करके वो नाले बने हुए हैं ताकि पानी घर से निकले तो पूरा का पूरा जाके नदियों में या फिर जहाँ उनको जाना है वो चले जाते। ये सारी व्यवस्थाएं उस समय, इसका पर्पस ये था कि लोग अपने घरों की या अपनी साफ़ सफाई पे ध्यान दें, उनका हेल्थ सर्वोपरि है और क्लीननेस यानी जो स्वच्छता है उस पर वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। फिर और भी बहुत सारे थीम्स है, खास करके एग्रीकल्चर है, डोमेस्टिकेशन है। एग्रीकल्चर में देखेंगे कि वीट, बार्ली, राई है या फिर जितने भी जो खाद्यान्न है, खाने के पीने के जितने जो सामान है वो कौन कहाँ से मिले हैं और उनका साक्ष्य कहाँ क्या बतलाता है, वो कहाँ से रिलेटेड है। फिर डोमेस्टिकेशन में देखेंगे उसी प्रकार और भी जो जितने भी जो टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्राफ्ट्स हैं कि छोटे छोटे जो खिलौने बने होते हैं उनका ट्रेड में जब जाएंगे तो बहुत सारे जो सील्स मिले हैं, सील से पता चलता है कि कोई भी वो व्यापारिक संबंध स्थापित करते थे किसी देश से तो एक ऑथेंटिक चीज़ होने का जो परिमाण है वो दे दिया करते थे कि नहीं ये चीज़ें जो है प्रमाणिक है, ऑथेंटिक है और वो सील का प्रयोग भी किया है। बहुत सारे जो बीड्स मिले हैं, मोतियों के माला मिल जाएंगे आपको हैं, जो उस समय के लोग या फिर खास करके जो औरतें थी ऑर्नामेंट्स का प्रयोग करना शुरू कर दी थी। और जब सोसाइटी में पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि सोसाइटी जो है वो मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, यानी मातृसत्तात्मक सोसाइटी थी। इसीलिए इन सारी व्यवस्थाओं को देखने के बाद कि खास करके जो घर की औरतें हैं वो बाहर न जाया करें, उनके लिए घर में ही रहने का, खाने का या फिर कह सकते हैं कि उनको उनके सेफ्टी या फिर सिक्योरिटी के लिए ये सारी चीज़ें घर में ही सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा देते थे। जो कि अभी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं या जो सिटीज़ हैं अब तो गाँव में धीरे धीरे करके लोगों का सोच बदल रहा है और सब लोग अपना जो टॉयलेट्स का है प्रयोग करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन अभी वी हैव टू कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस स्टिल। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर हम लोग आएंगे तो एग्रीकल्चर क्या है, डोमेस्टिकेशन कैसा होता था, रिलीजियस, सोशियो पॉलिटिकल या फिर उस समय का जो कल्चरल क्या है, जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कैसे होते थे, ये सारी चीज़ें फिर अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। 150 सब्सक्राइबर पहुंच गए, हम बहुत खुश हैं। हमको तो यही लगता है कि मेरी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ताकि ये जो चीज़ें हैं सबको इसका लाभ मिल सके। और वो जो तरंग फड़ंग वाली बातें हम लोग नहीं करेंगे, जो भी है सिंपली रखेंगे। अपना जो पढ़ाई लिखाई इसको प्रोफेशनल रखेंगे। हम प्रोफेशनल नहीं होंगे, कहने का मतलब है ना कि ये कोई लेन देन वाली बात नहीं है। आपको अच्छा लगता है लेक्चर तो आप इस चीज़ को ज़रूर लाइक करें, सपोर्ट करें हमें, उससे थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा, इंकरेजमेंट मिलेगा कि हम और बेहतर कर सकें। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।